हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन यार। तो यार वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस हमने लगभग कर लिया। एक बात उसकी रह गई करने के लिए कि जो फ्रिंजेस वाला डिस्कस कर रहे थे ना, अब उसमें YDSC में लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो एक दिन इसको समझने में लग गया, एक दिन हमने इस पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा कैलकुलेट की। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा आ गई, ओके, वो याद रखनी है, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल ठीक है करने हैं। लेकिन बेटा कुछ नोट पॉइंट्स रह गए। मान के चलो जो आज का लेक्चर है इसकी स्टार्टिंग है, वो जो पिछला लेक्चर है उसका एंड है ये, ठीक है। साथ में फिर क्या कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर का क्या है, ये एंड है। लास्ट में कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, वो नोट करवा देते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फिर इस पे भी कुछ क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है जी। तो YDSC में कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या आ गई कि फाई क्या होना चाहिए 2n पाई, या फिर x क्या होना चाहिए n लैम्डा, ठीक है। ये फेज डिफरेंस, और ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। या फिर मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, फाई इक्वल टू क्या बनाया था हमने 2n माइनस 1 पाई, या फिर x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है जी। ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा, ये नीचे वाली कंडीशन फॉर मिनिमा, सब डिस्कस किया, सब बढ़िया है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बारी है, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स से पहले यार कुछ नोट पॉइंट्स हैं, वो नोट पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। मान लो ये जो अभी नोट पॉइंट्स आएंगे ना, ये आपके प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी। तो जहां पे भी आपने वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला बेटा टॉपिक, यानी कल वाला टॉपिक एंड किया, बस उसके बाद ही नोट डाल लो, ठीक है। जहां आपने कल खत्म किया उसके बाद NOTE नोट डाल लो। नोट में पूरे YDSC की जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा या जितना भी हमने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स क्या कर देते हैं, डिस्कस करवा देते हैं। जैसे कि यार पहली बात, हमने I की वैल्यू क्या निकाली, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ये इंडिविजुअल वेव जो थी Y1 Y2 उसकी इंटेंसिटी, और ये जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। बेटा नोट में पहले पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। मैक्सिमा की जो भी कंडीशन है वो तभी लगी थी ना, कॉस फाई को क्या ले रहे थे हम, 1 ले रहे थे। तो कॉस फाई की जगह अगर 1 पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये तो 1 हो गया। तो यार ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बन रहा है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो I मैक्सिमम आएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई 1 हो गया मैक्सिमा के लिए, ओके। सिमिलरली मिनिमा कब आता था, मिनिमा आता था जब कॉस फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने, -1 पुट करनी है, ठीक है। कॉस फाई की वैल्यू अगर -1 पुट करते हो, वहीं से मिनिमा की कंडीशन आई थी, तो इसकी जगह -1 पुट किया, ये माइनस हो गया, क्या हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो ये क्या बनेगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस वैसे ही ये चीज न्यूमेरिकल्स में यार हमें बहुत हेल्प
देगी कि आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट बनाकर रख लेना आपने। ये नोट के पहले पॉइंट में डिस्कस मैंने करवा दिया आपको। ओके, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। आई मैक्स बाय आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और भी कई फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अब जैसे मान लो इसमें से मैं A2 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं A2 क्या करता हूं, इसमें से कॉमन निकालता हूं, तो बेटा ये क्या बनता है, ये बनेगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी A2 कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी, तो बाहर आके A2 स्क्वायर बचा, हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा भाई, ये बचेगा A1 बाय A2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा A1 बाय A2 माइनस 1। ठीक है जी, ऊपर क्या है इसके होल स्क्वायर, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू आर प्लस 1 बाय आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आर यहां पे किसको बोल दिया मैंने, A1 बाय A2 को, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स को आर मान लो, तो इस फॉर्म में मतलब इजी करके लिख दिया, आर इक्वल टू क्या हो गया A1 बाय A2। तो इससे क्या है कि कहीं ना इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे आपको, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दे रखा होगा, इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा होगा, बस तुम क्या करो यार A1 बाय A2 निकाल लो और यहां पे वैल्यू पुट कर दो। A1 बाय A2 को R मान लिया मैंने, वैसे ही जब इसका यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कराया जा रहा है। ठीक है, टिप्स है एक तरह से न्यूमेरिकल से। तो नोट के पॉइंट 1 में मैंने एक ये बना के दिया तुम्हें, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या फिर R प्लस 1 बाय R माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पे R क्या है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, R इज इक्वल टू A1 बाय A2 यानी रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। चलो बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। नोट में पॉइंट नंबर 2 डालो, उसमें भी एक पॉइंट बनाकर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखो, नोट में पॉइंट नंबर 2 लिख लो कि अगर A1 और A2 इक्वल लें, हम A1 और A2 इक्वल लें, तो इससे क्या हो जाएगा, I1 और I2 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट हो जाएगा। डन। देन जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बेटा वो क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। रूट I1 की जगह भी रूट I नोट आएगा, रूट I2 की जगह भी I नोट आएगा, वो बाहर आके I नोट ही बचेगा। तो ये क्या बचेगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, वो रूट खत्म हो गया, I नोट बचेगा, क्योंकि दोनों जगह I नोट पुट करेंगे रूट में, इनटू क्या हो गया cos फाई। ओके, अब इससे I इज इक्वल टू, ये I नोट कितना हो गया भाई, 2I नोट, ये भी कितना है 2I नोट। देख ये वाली टर्म 2I नोट है, ये वाली टर्म भी 2I नोट है, तो 2I नोट बाहर निकाल ले, ब्रैकेट में यहां से बच गया, इसका 2I नोट बाहर गया तो 1 बचा, प्लस इसका 2I नोट बच गया तो cos ऑफ 5 बचा। चेक कर लो भाई, गलत तो नहीं कर दिया, ये 2I नोट बना था, ये 2I नोट था ही, 2I नोट बाहर आ गया, इसका 1 बच गया, इसका cos 5 बच गया। डन जी, चलो बहुत बढ़िया। अब अगली बात बेटा जी, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। मेडिकल वाले भाई नोट कर ले, मैथ्स वालों को, नॉन मेडिकल वालों को पता ही होगा। अब देख बेटा, अगर कभी
मेरे पास कॉस थीटा ही हो तो मैं इसको कॉस ऑफ 2 थीटा के टर्म्स में ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा। कॉस थीटा को क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ थीटा बाय 2, और कॉस थीटा ही है। अब इससे ही क्या फायदा हुआ कि इसको मैं 2 मान लूंगा और ये मेरा थीटा का रोल प्ले करेगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसके हिसाब से कॉस 2 थीटा का क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉस 2 थीटा बाय 2 का क्या हो गया, ये थीटा का रोल प्ले करना है ना, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो यहां पर अब मैंने यही किया, 2i0 1 है प्लस ये cos 2 फाई मान ले। अब 2 फाई में फाई को 5/2 करना पड़ेगा कि नहीं, तो ये cos ट्वाइस ऑफ 5/2 है, ये बनेगा cos स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर 5/2 पहले से ही है भाई, ये दोनों भी मिलकर cos स्क्वायर 5/2 बन रहे हैं। ध्यान से सुनना, I इज इक्वल टू 2i0 बाहर, ये cos स्क्वायर 5/2 पहले से था, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 भी cos स्क्वायर 5/2 दो बार हो गया, cos स्क्वायर 5/2। I इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2, 5 वही तुम्हारा फेज डिफरेंस। भाई ये भी रिजल्ट बनाकर रखना है हमने, ठीक है जी। लेकिन ये कब है, जब बेटा दोनों की इंटेंसिटी, दोनों वेव से जो लाइट आ रही है उनकी इंटेंसिटी, जो भी आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां तक पहुंचते पहुंचते सेम है, 4i0 cos स्क्वायर 5/2, ये यूज करना है। ओके, तो एक रिजल्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली हम यूज कर लिया करेंगे, इससे सारे रिजल्ट निकाले जा सकते हैं कि अगर मैक्सिमा आना है तो जो फेज डिफरेंस है फाई क्या होगा, 0 या कितना होगा 2 पाई। तो अगर यहां 0 पुट कर दे भाई, फाई की जगह क्या पुट कर दे 0, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4i0। ऐसी स्थिति में मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 4i0। ठीक है, कंफर्म करने के लिए बस एक बार यूज कर रहा हूं। मिनिमा के लिए फाई की वैल्यू कितनी रखते हो, पाई। अब फाई की वैल्यू पाई रख दी तो ये π/2 बन गया ना। अब cos π/2 0 होता है, वैल्यू पुट करके देख लें, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी सेम हो, मैक्सिमा मतलब 4i0, मिनिमा मतलब बिल्कुल 0। बाकी इससे क्या है, कभी भी न्यूमेरिकल आ जाए इंटेंसिटी सेम दे रखी हो, बस इतना ध्यान रखना, लगाना ये तब है जब सेम दे रखी हो। तो इसका डायरेक्ट यूज करके जितना मर्जी फेज डिफरेंस 30 डिग्री दे रखा हो, 40 डिग्री दे रखा हो, यहां से डायरेक्ट ही आपकी क्या आ जाएगी इंटेंसिटी, आपको पूरा ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखा, ये नोट का अपना क्या था, पॉइंट नंबर 2। आगे भी कुछ ना कुछ चलो लिखाते ही हैं, अगली बार लिखना। हाँ जी बेटा, तो YDSC कंटिन्यूड है बेटा। अभी YDSC में फर्स्ट पार्ट में उसकी इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट में कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यानी हमने ये फाइंड किया था कि स्क्रीन पर कब कब मैक्सिमा आएगा और कब कब मिनिमा आएगा, कंडीशंस कि कब मैक्सिमा आएगा कब मिनिमा आएगा। अब अगला जो पार्ट है बेटा, उसमें हमने फाइंड करना है पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देख, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन चलो होगी, वो जो दूसरा उसका फर्स्ट आर्टिकल था दूसरे पार्ट में, उसमें हमने फाइंड किया कि स्क्रीन पर ये पूरा YDSC का मान लो सेटअप था कि जी ये फर्स्ट सोर्स, ये सेकंड सोर्स, ये मेन सोर्स, ये स्क्रीन, और स्क्रीन पर कब कब मैक्सिमा आएगा कब कब मिनिमा आएगा, है ना, कि जी फाई इक्वल टू 0 हो फेज डिफरेंस
तो मैक्सिमा आएगा, 2 पाई पे मैक्सिमा आएगा, 4 पाई पे मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा की कंडीशंस थी कि कब कब मैक्सिमा आएगा। अब अगली बात है कि कहां कहां मैक्सिमा आएगा और कहां कहां मिनिमा आएगा, यानी नाउ वी हैव टू फाइंड पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, कहां कहां पर मैक्सिमा आएगा, कहां कहां मिनिमा आएगा, आर्टिकल है पूरा, कर लेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल देखो इकट्ठे चल पाएंगे। उसी में फिर हमने पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड कर क्या फाइंड करनी है, फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो फ्रिंज विड्थ मतलब हमने बोला कि जी स्क्रीन पर ऑल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते हैं, या मैक्सिमा या मिनिमा आता है। अब यार बैंड की बजाय मैंने वर्ड फ्रिंज भी यूज किया था, तो स्क्रीन के सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज आ रही है यानी मैक्सिमा आ रहा है, यानी ब्राइट बैंड आ रहा है, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली डार्क फ्रिंजेस, फिर ब्राइट फ्रिंजेस, फिर से डार्क फ्रिंजेस एंड सो ऑन आपने पढ़ी है। हमने फाइंड करना है कि वो जो फ्रिंजेस आ रही है उनकी विड्थ क्या क्या होगी, मैक्सिमा वाली जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ क्या होगी, मिनिमा वाली जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ क्या होगी, क्या इन सब की फ्रिंजेस की विड्थ जो है आपस में सेम होगी। तो अगली जो हेडिंग है ना उसमें डाल लो जो किताबों में लिखी होती है, या जो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर जब ये आएगा तो हेडिंग होगी फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। देख बेटा, जब से YDSE शुरू हुआ काम तो लंबा खींच रहे हैं, लेकिन इसमें मैथमेटिकल आर्टिकल वाइज 2 बातें हैं, पहली टू फाइंड कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और दूसरी टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE। तो हेडिंग में यही लिख रहा हूं, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE। तो हेडिंग लिख लो भाई, कंटिन्यूटी में वैसे हमारा तो YDSE टू फाइंड, बाद में मैं हेडिंग मिटा दूंगा, लेकिन हेडिंग आएगी टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन YDSE। YDSE बोले तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसी में वो जो मैं बोल रहा था एक्सप्रेशंस, सॉरी पोजीशंस ऑफ, एक्सप्रेशन तो ऊपर लिख लिया ना, तो हम बोल रहे थे कि हमने बेसिकली यहां पे फाइंड क्या करना है, पोजीशंस ऑफ, कहां कहां बनेगा, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो ये पोजीशंस तो फ्री में ही आ जाएंगी, ठीक है जी, तो पोजीशंस हमें वो बीच में फ्री में मिल जाएंगी। मेन आर्टिकल का नाम क्या चलता है, टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, साथ में एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशंस फॉर, यार एक्सप्रेशन बोले जा रहे हैं हम, पोजीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो अपने आप ही आ जाएगा। तो बेटा जी मैं एक ही बार में पूरे YDSE का निपटारा करने जा रहा हूं। सबसे पहले YDSE है क्या, पैटर्न बना, पैटर्न की समझ आई, उसके बाद कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एक आर्टिकल, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ या पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा दूसरा आर्टिकल। तो मान लो अभी शुरुआत ही हुई है, बेसिक बातें आपको पता है, मान लो ये अभी शुरुआत ही हुई है, तो सबसे पहले वही लिखा हमने कि लेट अस कंसीडर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ YDSE, और वो पूरा बनाना पड़ेगा। तो हमने बोला लेट अस कंसीडर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ YDSE, ठीक है जी। ये हो गया पूरा बीच वाला जो उसका एक्सिस मान लिया, सिमेट्रिकल लाइन। यहां पर ये स्लिट प्लेन हो गया जी। ये क्या थी आपकी, 2 स्लिट्स हैं जिसको पॉइंट सोर्सेस भी बोलते हैं हम। तो ये हो गया S1 पहला सोर्स, और सिमेट्रिकली दूसरा पड़ा हुआ है S2, ठीक है, दूसरा सोर्स।
कोहेरेंट सोर्स कहां से ऑब्टेन किया? इस मेन सोर्स से दोनों डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला फंडा यूज करते हुए कोहेरेंट सोर्स हमने ऑब्टेन कर लिए। ये सब बेटा थोड़ा बहुत लिख दोगे आप कि लेट अस कंसीडर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ YDSC, वो तो लिखना ही था, ये लिख दोगे। ये क्या हो गया बेटा आपका? इट इज द स्क्रीन। ये हो गया आपका स्लिट प्लेन, कि जिस प्लेन में स्लिट्स रखी हुई हैं हमने। ओके, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ओ जो हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया। यहां पर बेटा जी कुछ चीजों की और जरूरत पड़ेगी, पिछली बार भी खैर लिखा था हमने बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। को स्मॉल डी से डिनोट करना है, ठीक है। स्मॉल डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये डी हो गया। उसके अलावा ये जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी से डिनोट करना है। कैपिटल डी क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन, ठीक है जी। अब यहां पर ये है मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर पिछली बार हमने स्टडी किया था कि यार मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन। अब हमने देखना है कि कहां मैक्सिमा आ रहा है, सेंटर से कितनी दूरी पर मैक्सिमा आ रहा है, सेंटर से कितनी दूरी पर मिनिमा आ रहा है। तो ये मेरा P क्या हो गया बेटा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये सेंटर से मान लो कितनी दूरी पर है? y दूरी पर है भाई, सेंटर से ये y डिस्टेंस पर पॉइंट है, ठीक है जी। अब S1 से भी वेव पहुंचती है, ठीक है जी, और S2 से भी यहां तक वेव पहुंची, Y1 और Y2 देखो पिछली बार भी हमने यूज किया था। यहां दोनों से वेव्स पहुंची, Y1 और Y2। ओके, दोनों वहां पे जाके क्या हुई? मिक्स हुई, और फिर रिजल्टेंट वेव बनी, फिर मैक्सिमा बना, यहां मिनिमा बना। वो कंडीशन हमें पता ही है। ओके, तो इन चीजों की सबकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये वाला डिस्टेंस आपको पता है किसके इक्वल आ जाएगा? डी के इक्वल आ जाएगा। और यहां से जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये वाला डिस्टेंस भी किसके इक्वल आएगा? ये डी के इक्वल ही आएगा, ठीक है जी। ये डायग्राम है, डायग्राम में अब जो ज्यादा हम लेबलिंग नहीं करते, साइड पे लिख देंगे, ठीक है। साइड पे क्या क्या लिख दिया, इसके बारे में जब हमने बताना होता है कौन सी चीज क्या है, तो साइड पे लिख देंगे कि S1 एंड S2 क्या हुई? दीज आर द नैरो स्लिट्स। S1 S2 होगी आपकी नैरो स्लिट्स, ठीक है जी। उसके बाद O क्या हो गया बेटा? इट इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब ये तो आप लिख ही लोगे यार। स्मॉल डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। कैपिटल डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। वो क्लियर है, पर लिखना है। अभी मैंने जल्दी जल्दी कर दिया कि अपने आप लिख लेना S1 S2 क्या है, O क्या है, D क्या है, लेकिन ये लिखना है बेटा। एग्जाम में ऐसे आर्टिकल आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो ये लिख लिया मान लो हमने, डन है जी। तो ये सिचुएशन है। अब हमने फाइंड करनी है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब पॉइंट P मैक्सिमा है, मिनिमा, और वो कितनी दूरी पे मैक्सिमा बनेगा, कितनी दूरी पे मिनिमा बनेगा। तो सब कुछ क्लियर हमने बोला। स्टार्टिंग कर रहा हूं बेटा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन हो गया। हमने बोला बेटा नाउ P इज अवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। P हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। Y क्या है?
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। लिख लो भाई, ये कंप्लीट कर लेना इसको, मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा। अब आगे हमने बोला एज द वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 रीच पॉइंट P। जब Y1 S1 और S2 से जो Y1 Y2 निकल रही है पॉइंट P पे पहुंचेंगी, तो आप देख रहे हो दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब चले थे तो दोनों में फेज डिफरेंस क्या था, सेम था, क्योंकि सेम सोर्स से तो ओरिजिनेट हो रही हैं। लेकिन आगे दोनों ने यार डिस्टेंस अलग अलग कवर कर लिया। अब आपको पता है डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगी तो एंगल भी अलग अलग कवर हो जाएगा। अगर एंगल अलग अलग कवर हुआ है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो एज S1 S2 रीच पॉइंट P, देयर विल बी या देयर मे बी, मे लगा देते हैं, जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी होता, फिर देयर मे बी सम phase difference between the two waves at P। ठीक है, therefore there will be some path difference। अब फेज डिफरेंस होगा तो करस्पॉन्डिंगली पाथ डिफरेंस भी होगा, विच कैन बी गिवन एज, यार पाथ डिफरेंस तो दिख ही रहा है, दोनों ने अलग अलग पाथ कवर कर लिया। इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, देख ज्यादा पाथ कवर कर लिया। जैसे वेव बन रही है ना, तो वेव के टर्म्स में इसने ज्यादा पाथ कवर कर लिया ना, S2P। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, S2P माइनस S1P। बेटे यहां से शुरुआत होनी है, ये लंबी कहानी लिख दी मैंने, अब कई बार लिखनी पड़ जाती है, यहां से शुरुआत होनी है। तो सबसे पहला स्टेप यह आएगा कि पॉइंट P पे पहुंचते पहुंचते वेव्स के बीच में क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है। मान लो कितना आ गया, x, और वो दिख रहा है, इट इज S2P माइनस S1P। ठीक है जी। अब ध्यान देना, S2P माइनस S1P को कैसे लिखा जा सकता है। अगर आप इधर देखते हो तो इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में, S2P हाइपोटेन्यूज है, ये उसका बेस है और यहां से यहां तक परपेंडिकुलर है। अगर मैं चेक करता हूं, ये y है, यहां से यहां तक बेटा जी D/2 है, चेक कर सकते हो। ये चीज टोटल D है, तो ये चीज क्या बनी, D/2। और इधर ये भी चीज, ये भी क्या बनेगी, D/2 बनना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो S2P है, हाइपोटेन्यूज है ना, S2P किसके इक्वल आ रही है, देख ये आ रही है हाइपोटेन्यूज के इक्वल। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होती है, पाइथागोरस लग जाएगी। S2P इज इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अंडर रूट को तो मैं पावर 1/2 लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं ये लिख रहा हूं, और यहां से यहां तक जो दूसरी साइड है वो y प्लस D/2 का होल स्क्वायर है। थोड़ा छोटा लिख दिया, ध्यान से देख लो। यहां चलो बड़ा कर ही लिख देते हैं, जगह बना लें फिर। ये लो बन गई जगह, तो बड़े करके लिख देते हैं भाई। छोटा छोटा क्यों लिखना, ये देखो, इसको मैंने यहां से मिटाया, ऊपर लिखता हूं इसको। तो बेटा जी मैंने लिखा x इज इक्वल टू, यहां पे S2P है यार, S2P की जगह मैं बोल रहा था क्या लिखूंगा, D² प्लस y प्लस D/2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। अब समझ लेना भाई,
समझ लेना, इसको लिखना पड़ेगा। अंडर रूट की जगह 1/2 लगा दिया, दिस स्क्वायर, ये डी है प्लस दिस स्क्वायर, ये y प्लस d/2 है, ठीक है। माइनस अभी S1p भी तो है, S1p चेक कर, S1p फिर से हाइपोटेन्यूज है, वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, ये तो डी स्क्वायर ही है, अंडर रूट इस पे आने ही आने, तो एक साइड डी स्क्वायर हो गई, दूसरी साइड ये है यार छोटी वाली, ये छोटी वाली क्या है, टोटल y है, y में से d/2 निकाल दे तो ये छोटी वाली बच गई ना यार, y में से d/2 निकाल दे तो ये छोटी वाली बच गई ना, तो ये स्थिति होगी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा यहां पर मामला पेचीदा हो सकता है, लेकिन अब क्या करें, लिखना पड़ेगा। ओके जी, इसमें क्या करते हैं, इसको बड़ी ब्रैकेट को ऐसे चलने देते हैं, इसका डी स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ये डी बन जाता है, अंदर ये 1 बन जाता है, इसके पास तो डी स्क्वायर था नहीं, ये 1/d बन जाता है, ये y प्लस d/2 ही रहता है, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ओके, तो ये चीज में से मैंने डी स्क्वायर बाहर निकाला था, ऊपर रूट था, बाहर आके डी बचेगा, इसका 1 बचेगा, इसके नीचे डी स्क्वायर चले जाएगा और ये y प्लस d/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, होल पावर 1/2 है ही। माइनस इसमें भी मैंने ऐसे ही किया, भैया डी स्क्वायर बाहर निकाला, रूट के बाहर आके डी बचेगा और इसके अंदर 1 बचेगा, प्लस 1/d स्क्वायर बचेगा, y माइनस d/t का स्क्वायर बचेगा, घबराना मत, इसकी पावर 1/2 बचेगी, होल ब्रैकेट तो फिर है ही है, घबराना मत, करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पे बाइनोमियल थ्योरम। अगर मैं बाइनोमियल लगाता हूं तो खैर आती होगी, लेकिन फिर भी यहां जो लिख रहा हूं वो साइड कैलकुलेशन है, ठीक है, वो इस आर्टिकल का पार्ट नहीं है, उसको साइड पे, यहां जो लिख रहा हूं अभी उसको साइड पे लिखना। बेटा बाइनोमियल कभी कभी हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी लगाते होते थे। अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, ये साइड पे लिखना भाई, इसका पार्ट नहीं है, इसका अगला स्टेप में इसको मिटा के लिखूंगा। अगर कहीं मिल जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या लिखा हो, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n, और मैंने बोला इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करना है, तो बाइनोमियली कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको, 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप को, पहली टर्म 1 आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी n इंटू एक्स, नीचे 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर के नीचे 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स का क्यूब के नीचे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, फैक्टोरियल क्या होता है पता होगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ध्यान देना, एक तो ये बात। दूसरी एक और बात कभी पहले भी बताई होगी कि भैया अगर x 1 से छोटा हो, यार 1 से बहुत छोटा हो, अगर x 1 से बहुत छोटा हो तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। भैया x तो पहले ही 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/10 है। तो यार 1 से जो छोटी टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती हैं, 4th पावर कर दो और भी छोटी हो जाती हैं। मैंने तो इसमें पहले ही छोटा नहीं बोला, बहुत बहुत छोटा बोला। तो x ही 1 से बहुत स्मॉल है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। ये सब साइड कैलकुलेशन है, अलग है, आर्टिकल का पार्ट नहीं है। आर्टिकल में तो बस तुमने डायरेक्ट खींच देना है। तो मैंने बोला बाइनोमियल ऐसे एक्सपेंड करते हैं, और अगर कहीं x 1 से छोटा चल रहा हो, बहुत छोटा चल रहा हो, तो उसकी स्क्वायर क्यूब वाली टर्म तो क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। अब आप यहां पर इस जगह पर
अगर मैं यहां पर बाइनोमियल लगाऊंगा तो 1 आ गया, चलो ठीक है 1 आ गया। ये चीज किसका रोल अदा करेगी? x का रोल अदा करेगी। किसका रोल अदा करेगी? x का। ये जो x वाली टर्म है, ये वाली, इसके नीचे डी स्क्वायर लग गया। भैया डी ये चीज है, डी ये चीज है, और ये जो y d/2 ये तो बहुत छोटी चीज है। कहने का मतलब जो d है ना, d वो ऑलरेडी y या स्मॉल d से बहुत ज्यादा है। स्क्वायर कर देगा तो और ज्यादा हो जाएगा। यानी इस टर्म के नीचे डी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे बड़ी वैल्यू लगी हुई है। फाइनल बात यह है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है जो x का रोल अदा करेगी, ये 1 से ऑलरेडी बहुत छोटी चल रही है। यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगी, क्यूब कर देंगे तो बस पूछो कुछ मत, पूछो नहीं मत। सो आई वांट टू से यहां पे 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स टाइप बन रहा है। यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लग सकती है, और बाइनोमियल थ्योरम लगने के साथ साथ वो जो अपनी एक्स टर्म है ऑलरेडी 1 से स्मॉल चल रही है, इसलिए इसकी हायर टर्म्स क्या हो जाएंगी? नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तुमने भैया किसी को इतनी कहानी नहीं सुनानी, सीधा ये लिख देना है कि एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। कुछ नहीं बताना, सीधा लिखना है एक लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं। अब तुम्हारी तसल्ली के लिए हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन यहां पे आपने सिर्फ लिखना है नाउ एक्सपेंडिंग बाइनोमियली नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। चलो करते हैं एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग बाइनोमियली नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो भैया मैंने इसको, ये डी तो बाहर पड़ा है, 1 प्लस एक्स टाइप को बाइनोमियली एक्सपेंड कर दिया। तो पहली टर्म 1 आई, दूसरी आई एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन 1/2 है, एक्स ये सारा है 1/d² y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हायर टर्म्स हमने क्या कर देनी है? नेग्लेक्ट कर देनी है, क्योंकि वो तो छोटी हो गई ज्यादा। तो 1 प्लस एन एक्स, अगली टर्म्स नेग्लेक्ट कर दी। ओके, माइनस डी, ये डी था, इसको भी बाइनोमियली एक्सपेंड किया क्योंकि ये भी 1 प्लस एक्स टाइप है, इसकी भी हायर टर्म्स नेग्लेक्ट करनी है। तो ये भी बना 1 प्लस एन, एक्स की जगह 1/d², और यहां y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। हायर टर्म्स क्या कर दी? नेग्लेक्ट कर दी दोनों की। तो उम्मीद है समझ में लगा होगा, नहीं समझ में लगा हो तो रट्टा मार लेना, क्या दिक्कत है? सही है ना? जब समझ में ना लगे तो रट्टा पावर यूज करनी है। पागल हो क्या? समझ में कैसे नहीं लगेगा? रट्टे से नहीं चलना ही। ये इतनी लंबे का रट्टा मार लोगे तो ये समझ के ही करना पड़ेगा। समझने वाली इसमें कोई खास बात नहीं है, एक बार करो 2 बार करो, ठीक है जी? रट्टा मार के देखो, लगेगा ही नहीं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, इसको अंदर भेज, ये बना d, इसको अंदर भेज, ये बना 1/2, एक d कट गया 1/d। ठीक है जी? इसको देख, ये बना a² प्लस b² प्लस 2 इंटू y इंटू d/2। ओके, माइनस, इसको अंदर भेज, ये बन गया -d, इसको अंदर भेज, ये बन गया -½ ठीक है? इसको इसके साथ जब भेजा तो एक बचेगा d नीचे, और ये बनेगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। खोल दें इसको, खोल देते हैं, ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है जी? अब देखो स्थिति कह रही है कि ये तो कट गया,
ठीक है जी। ये 1/2d 1/2d दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देख ये 1/2d वाई स्क्वायर और ये -1/2d वाई स्क्वायर कटेगा, कट जाएगा। फर्स्ट टर्म देख, बाहर तो सेम ही है, अंदर भी सेम ही है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, कट जाएगी। अगली टर्म देख, d²/4 1/2d d²/4 -1/2d d²/4 कट जाएगी। अगली टर्म देख, ये 2 से 2 तो यहीं कटे पड़े हैं, ये 1/2d इसके साथ मिला तो क्या बना भैया, ये टर्म कट गई, दो टर्म कट रही हैं, ध्यान से देख लेना। x = थोड़ा ध्यान से, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बना 1/2d, किसके साथ मिला, dy के साथ। ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। ये नेगेटिव है ना, इसमें भी क्या बनेगा, 1/2d किसके साथ मिलेगा, dy के साथ। लेकिन इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, प्लस हो जाएगा यार। 1/2d किसके साथ मिलेगा, dy के साथ, दोनों सेम ही चीज है। तो क्या बनेगा, थोड़ा चेक करना, डबल कर दूंगा इसको बस मैं, 1/2d dy 1/2d dy डबल कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा dy/d। x कितना आ गया, dy/d। तो बेटा अपनी स्टार्टिंग क्या थी कि अगर पॉइंट P पे वेव्स पहुंच रही है y1 और y2 से, तो पॉइंट P तक पहुंचते पहुंचते उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, कितना आ गया, y/d। तो मेरे भाई ये जो बीच की बात है ना, चल वो तो है ही है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने पूरा समझाने की कोशिश की कि कल को ये ना कहो कि यार ये रिजल्ट आया कहां से, तो हमने पूरा करा दिया। लेकिन भाई अगर एग्जाम में ये स्टेप थोड़े से उलझते हुए नजर आते हैं या आपके पास टाइम की थोड़ी कमी बचती है, तो भैया आपने जो पहली लाइन लिखी थी कि ऐसे ऐसे पॉइंट P पे पहुंची, पाथ डिफरेंस ऐसे ऐसे आएगा, यार पहला स्टेप लिख दो, यहां तक लिख दो, उसके बाद लिख दो एक्सपेंडिंग बाइनोमियली नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स एंड सॉल्विंग। ले और छोटा कर दूं, तूने यहां पे क्या लिख दिया, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स एंड सॉल्विंग, वी गेट, फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे अगर तुझे याद आ गया तो। अगर रिजल्ट याद है तो डायरेक्टली लिख देना भाई, x = y/d/D। हाँ अगर नहीं याद आ रहा तो देख डिराइव ही करना पड़ेगा ना। लेकिन मेरी टिप यही है कि भैया याद करके रखना है कि x कितना आएगा, y/d/D। तो आपने स्टार्टिंग दी, ये लिखा, उसके बाद मेरी तरफ से बेझिझक इसके बाद यार डायरेक्ट स्टेप लिख दो, कोई नंबर वंबर नहीं काटेगा। हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाना होता है ताकि आपके दिल को तसल्ली रहे कि हाँ यार रिजल्ट तो सही है, नहीं तो कई बार सोचता रहता ना आए कहां से, तो मैंने सब कुछ करके दिखा दिया। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे ऐसे x था, ऐसे ऐसे x था, नाउ एक्सपेंडिंग बाइनोमियली नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स एंड सॉल्विंग, तो आप डायरेक्ट भी लिख देना y/d/D। लेकिन मैंने बोला कंडीशन फिर वही कि भैया याद आएगा तब लिखेगा ना कोई। तो बात निकल कर ये आई कि पॉइंट P पर पहुंचते पहुंचते वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आ जाता है, y/d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ओके, अब अगली बात सुनना जी, अगली बात इससे भी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक किया यार, ये तो क्या चल रही थी, कैलकुलेशन ही चल रही थी, एक्चुअल रिजल्ट अब निकलेगा। तो ये जो ऊपर करा है ना, ये जरूरी था, लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो अब ही निकल कर आने हैं जी। तो x = कितना आ गया, y/d/D।
पहले तो आपके माइंड में यार ये वाली बात, ये वाली पिक्चर एन क्लियर होनी चाहिए, वैसे याद होना चाहिए ये कि जिस सेंटर से y डिस्टेंस की दूरी पर जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, सेंटर से y डिस्टेंस की दूरी पर जो वेव्स पहुंची हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है वो कितना आना है, y d बाय कैपिटल D। ओके, तो मुद्दे की बात ये, पॉइंट P पे वेव पहुंची तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस कितना आएगा, y d बाई डी। y के यहां पे सेंटर से दूरी, तो यहां से y इक्वल टू क्या बन गया, x d बाई डी। ओके, y आ गया x d बाई डी। y क्या हुआ, ये उस पॉइंट P की दूरी है सेंटर से जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है, x है। x क्या है, ये उस पॉइंट का पाथ डिफरेंस है जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, y दूरी पर है। जैसे मर्जी बोल ले कि y क्या है, ये उस पॉइंट की दूरी है सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, जहां पे पाथ डिफरेंस x है, या x क्या है, ये पाथ डिफरेंस है उस पॉइंट का जिसकी सेंटर से कितनी दूरी है, y दूरी है। वैसे y के टर्म्स में हम ये बात करेंगे, तो y इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एट विच पाथ डिफरेंस इज x। अब देखो, मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस तुम्हें पता है n लैम्डा होता है, मिनिमा का पाथ डिफरेंस तुम्हें पता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहां से बेटा देख, y क्या आ गया, y पॉइंट P का डिस्टेंस है। y क्या है बेटा, पॉइंट P का डिस्टेंस है। अब पॉइंट सुनना जरा ध्यान से, y क्या है, पॉइंट P का डिस्टेंस है। कहां से, सेंटर से, और पॉइंट P का पाथ डिफरेंस कितना है, x है। अब अगर मैं यहां पर मैक्सिमा वाला पाथ डिफरेंस भर दूं, मैक्सिमा वाला n लैम्डा, तो y मुझे क्या देना शुरू कर देगा, उन पॉइंट्स की दूरी देना शुरू कर देगा जहां जहां पर मैक्सिमा आ रहा है। और अगर मैं x की बजाय जो x पाथ डिफरेंस है, मिनिमा वाला पाथ डिफरेंस भर दूं इस एक्सप्रेशन में, तो मुझे y क्या प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, मिनिमाज का डिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि y तो मिल चुका है, मुझे पॉइंट P की दूरी मिल चुकी है। इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस ही मैं मैक्सिमा वाला पाथ डिफरेंस पुट कर दूं तो मुझे मैक्सिमा की पोजीशन मिलनी शुरू हो जाएंगी, मिनिमा वाला पाथ डिफरेंस पुट कर दूंगा तो मिनिमा की पोजीशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। वही मैं चाहता था कि मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन फाइंड कर लूं। तो लिख लो भाई अगली बात कि y इक्वल टू एक्स डी बाई डी, तो चल लिख ही लिया हुआ है, आगे लिख ले। आएगी बात कि पोजीशंस फॉर मैक्सिमा, ठीक है, आगे लिख ले भाई, देयरफॉर for positions of, अच्छा जब मैंने ये लिखा था y, तो उसके नीचे y की जो एक्सप्रेशन लिखी थी ना, रुक जाए यार, लिख लेना था, सुनते रहते हो, लिख भी लिया करो भाई। तो अभी जो मैंने लिखी थी ना, y इक्वल टू एक्स डी बाई डी, ये जो एक्सप्रेशन थी, इसके आगे या नीचे लिख लो यार कि y gives position of that point, position on the screen, y gives position of the points, position of the point on the screen having a path difference of x, ठीक है, पाथ डिफरेंस x होगा तो उसकी पोजीशन दे रहा है।
अब आगे लिख लो, फॉर मैक्सिमा x इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, है ना, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, x इज इक्वल टू एन लैम्डा। देयरफॉर अगर मैं y इक्वल टू एक्स की बजाय यार एन लैम्डा पुट कर दूं, डी बाई डी है ये, यानी एन लैम्डा डी बाई डी आ गया। एन तुम्हें पता ही है, 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो बेटा अगर मैंने अब इसको y इक्वल टू इस टाइप में बना दिया, तो अब मैं बोलूंगा कि दिस एक्सप्रेशन, यानी हेयर y गिव्स द पोजीशंस ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम वाला कंडीशन पुट करती ना भाई, तो नाउ y गिव्स द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन। y gives positions of maximas on the screen। ठीक है जी, तो y क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमास की पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर मैं y इक्वल टू बेटा 0 पुट कर देता हूं, तो ये 0 आ जाएगा, सब कुछ ही 0 आ जाएगा। मतलब पहला मैक्सिमा 0 डिस्टेंस पे, यानी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर आता है, पता ही है वो। तो y नॉट पुट कर दिया और 0 आ गया, तो पहला मैक्सिमा कहां आ रहा है, 0 डिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते थे हम, सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे। ठीक है, उम्मीद है अब तक तो बात डन हो गई होगी यार, अब तो क्लियर हो गया होगा कि कर क्या दिया हमने। वो जो इतनी लंबी सी वो जो बायनोमियल वायनोमियल लगा रहे थे ना यार, वो अब मुझे करानी पड़ गई भाई, करानी थी मैंने तो मत करना, मैंने तो बोल दिया कि डायरेक्ट लिख देना अगर याद आता है तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं नंबर काटेगा, क्योंकि असली नंबर तो इन पॉइंट्स के है ना, या डायग्राम के या इन पॉइंट्स के हैं, डायरेक्ट लिख देना एक्स डी बाई डी। ओके, अगला मैक्सिमा कहां आएगा, 1 पुट कर दे, 1 पुट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, अगला मैक्सिमा, यानी जिसको हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते थे, वो सेंटर से कितनी दूरी पर आएगा, लैम्डा डी बाई डी, कैपिटल डी ऊपर है, स्मॉल डी नीचे है भाई। अच्छा, ये बहुत छोटे डिस्टेंस होते हैं, लैम्डा जो है वो तो वैसे ही नैनोमीटर में चल रही है, बहुत छोटे डिस्टेंसेस हैं ये नहीं इतना फैल के नहीं बनते ये। लैम्डा जो है बेटा तो वैसे ही नैनोमीटर, लाइट यूज कर रहे हो आप, लाइट अगर यूज कर रहे हो तो लाइट यूज करोगे, विजिबल वाली यूज कर रहे हो, लाइट की वेवलेंथ अगर चेक करते हो तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है। तो ये वैसे ही नैनो में चल रहा है काम, 400 नैनोमीटर, 400 के 2 जीरो लगा ले, नैनो के 10⁻⁹ लगा ले, 2 कट भी जाएंगे तो 10⁻⁷ तो वैसे ही लगा हुआ है। ये वैसे ही सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है। ठीक है, ये मिलीमीटर में है, तो कर कराकर ये काफी छोटा सा डिस्टेंस ही आएगा बेटा। ये मिलीमीटर भी 10⁻⁷ को ज्यादा नहीं ना काट पाएगा, तो बहुत छोटे डिस्टेंसेस हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा यानी बिल्कुल सेंटर पे मैक्सिमा आता है, फिर इतनी दूरी पे मैक्सिमा आएगा, बीच में मिनिमा होगा वो भी निकालते हैं, फिर अगला मैक्सिमा कहां आएगा, 2 लैम्डा डी बाई डी पे, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गई यार, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा। ये जो मैंने लिख रहा हूं ना y0 y1 y2, ये क्या आ रही है हमारे पास, दीज आर द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। पहले क्या फाइंड करते थे, कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा, अब क्या आ गई यार, पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा आ गई अपने पास। ओके, इसको यहां पर साइड पे बढ़िया से लिख देते हैं। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा फिर से जरूरत पड़ेगी हमें,
तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या आ गई यार, y इक्वल टू जो जनरल टर्म आ गई वो क्या आ गई, n लैम्डा डी बाई डी, पहला वाला तो सेंटर पर ही, दूसरा वाला तो दूसरे को y1 बोलेंगे, ठीक है, n लैम्डा डी बाई डी पर, तीसरा वाला तो y2 बोलेंगे, n लैम्डा क्यों लिखा, लैम्डा डी बाई डी, 1 आ गया ना, ये 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट वाला n लैम्डा डी बाई डी, और लास्ट से पिछला वाला n माइनस 1 लैम्डा, ऐसे लिखते हैं आप, सीक्वेंस तो बनाना ना, y0 y1 y2, लास्ट वाला yn हो गया और लास्ट से पहले वाला yn माइनस 1 हो गया, ओके ठीक है, ये लिख लेना भाई। तो ये जनरल रिजल्ट था। फॉर मैक्सिमा ऐसे कुछ किया हमने, वो फाइनल बात आ गई। अब लिख लो फॉर मिनिमा, मैं तो यही लिखूंगा, आप कंटिन्यूटी में अपने आगे आगे बढ़ते जाओ। तो अगली बात आ गई फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है यार, x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू क्या था 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। एक मिनट मिटा ही देते हैं। तो अगली बात आ गई यार फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा यहां पे लिखते हैं, फॉर मिनिमा, आप तो कॉपी में बढ़ते चले जाओ। फॉर मिनिमा बेटा जी, एक्स इक्वल टू क्या आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये कंडीशन थी, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, क्या था यार x कैपिटल D बाय स्मॉल डी था ना, x की जगह 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 आ गया, ये कैपिटल D बाय स्मॉल डी आ गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, इट इज 2n माइनस 1, इसको अलग ही कर देते हैं बाय 2, 2n माइनस 1 बाय 2 भी कर दिया, चल लैम्डा डी बाई डी अलग ही कर देते हैं। अब ये क्या प्रोवाइड करेगा, दिस प्रोवाइड्स अस द पोजीशंस ऑफ मिनिमास। y डैश लगाऊंगा, ठीक है, इस पे क्या लगा लो y डैश लगा दो, तो इस पे लिख लो कि दिस गिव्स y डैश गिव्स द पोजीशंस ऑफ मिनिमास ऑन द स्क्रीन। ये मिनिमास की पोजीशन देगा। n कहां से स्टार्ट करना होता है, ये 0 से नहीं होता, याद होगा। मिनिमा वाले केस में n कहां से स्टार्ट करना था बेटा 1 2 3 4, ये 0 से नहीं स्टार्ट करना, फर्स्ट मिनिमा 1 पुट करना है इसमें, ठीक है। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो ये हो गई पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, पहला मिनिमा कहां आएगा, देख 0 से नहीं स्टार्ट करना, मैंने बोला पहला मिनिमा कहां आएगा, या 1 पुट कर दे, 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1 आ गया, तो क्या आ गया 1 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी। अच्छा अगला कहां आ गया, चेक कर ले y2, जब तो 2 पुट करेगा तो 4 माइनस 1 3 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी। भैया अगला कहां आएगा 5 बाय 2 लैम्डा डी बाय डी। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। आखिरी वाला कहां आएगा मिनिमा, ये सारे y डैश है बेटा, y डैश लगाना इन पे, उधर y लगा हुआ है इन पे y डैश लगाना है। कहां आएगा लास्ट वाला, फार्मूला लिख ले 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। इससे पिछला वाला कहां आएगा 2n माइनस 1 माइनस 1
लैम्डा डी बाय 2d। ओके, तो यार करते करते कहां तक पहुंच गए? ये आ गई भाई पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास, ये आ गई पोजीशंस ऑफ मिनिमास। तो टारगेट क्या था? फ्रिंज विड्थ है, वो भी निकालते हैं, लेकिन पहले क्या था? क्या फाइंड कर लें? पोजीशंस ऑफ मैक्सिमास एंड पोजीशंस ऑफ मिनिमास। ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमास, जनरल रिजल्ट एन लैम्डा डी बाय डी, ठीक है। ये पोजीशंस ऑफ मिनिमास, जनरल रिजल्ट 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d, ठीक है जी। चलो ये भी हो गया। अब अगली बात, फ्रिंज विड्थ। ये तो पोजीशन आ गई ना, फ्रिंज विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा फ्रिंज विड्थ मतलब जो आपका डार्क बैंड है उसकी विड्थ, या डार्क फ्रिंज की विड्थ, या जो ब्राइट बैंड है उसकी विड्थ, है ना। विड्थ फाइंड करनी है हमने, फ्रिंज विड्थ। अब सोचो स्क्रीन है, स्क्रीन पर फ्रिंजेस बन रही हैं। पहले सेंट्रल फ्रिंज आती है मैक्सिमा, फिर उसके बाद मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। अब सोचने वाली बात यह है बेटा कि यार दो मैक्सिमास के बीच में एक मिनिमा है ना, और दो मिनिमास के बीच में एक मैक्सिमा है। सोचो स्क्रीन है, अब स्क्रीन पर सेंटर में मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर से मैक्सिमा है, फिर से मिनिमा, फिर से मैक्सिमा। तो यार ये दो मैक्सिमास हैं, दो मैक्सिमा के बीच में क्या है? मिनिमा है ना। तो ये अगर मैं मान लूं पहली मैक्सिमा पोजीशन है, ये अगली मैक्सिमा पोजीशन है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो मिनिमा की विड्थ आ जाएगी कि नहीं? दो मैक्सिमा पोजीशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान ले 5 सेंटीमीटर पे सेकंड मैक्सिमा है और 3 सेंटीमीटर पे पहला मैक्सिमा है, तो भैया दोनों के बीच में क्या चल रहा है? मिनिमा चल रहा है ना। ऐसे दो मिनिमा पोजीशंस के बीच में, दो मिनिमा पोजीशंस के बीच में क्या आएगा? मैक्सिमा। और दो मैक्सिमा पोजीशंस के बीच में क्या आएगा? मिनिमा की विड्थ आ जाएगी। तो पॉइंट यही है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा पोजीशंस गिव विड्थ ऑफ डार्क बैंड, एंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिनिमा पोजीशंस गिव विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड। तो ठीक है, आपने लिखा हुआ है, सब हेडिंग डाल लेना फ्रिंज विड्थ, सब हेडिंग डाल लेना फ्रिंज, लिखवा देता हूं मैं, सब हेडिंग डालेगी तुम्हारी फ्रिंज विड्थ। ध्यान देना बेटा। अब इसमें लिख लो, ये डाली तुमने फ्रिंज विड्थ, ये तुम्हारी सब हेडिंग होगी भाई, ठीक है। इसके नीचे लिख लो पहले कि द डिफरेंस बिटवीन, नोट डाल के लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा पोजीशंस gives width of minima, that is width of dark fringe, width of minima dark fringe, ठीक है जी। अब टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज आएगी। चेक कर, अगर मैं इसको इससे माइनस करूं तो आंसर क्या आता है? लैम्डा डी बाई डी। भाई y2 को y1 से माइनस करूं
2 लैम्डा डी को लैम्डा डी बाई डी से माइनस करूं तो भी चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है, लैम्डा डी बाई डी आ रहा है। देख लैम्डा डी बाई डी तो सब टर्म्स में आएगा, कॉमन ही आएगा। इसमें से इसको माइनस कर तो भी लैम्डा डी बाई डी आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ गया 2 - 1 तो भी लैम्डा डी बाई डी आएगा। बेटा इसको इसमें से माइनस कर दो तो भी लैम्डा डी बाई डी आएगा। चेक कर लो, तुम्हारे सामने है जो भी है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। गिव्स विड्थ ऑफ मिनिमा, ठीक है, दैट इज विड्थ ऑफ मिनिमा को मैं बीटा डैश से डिनोट करूंगा, डार्क फ्रिंज की विड्थ को बीटा डैश से डिनोट करूंगा। तो बीटा डैश क्या आ गई, मैक्सिमा वाली पोजीशंस को माइनस करना है, एनथ में से n - 1 वाली माइनस करनी है। देख इस पे डैश नहीं लगा हुआ, मतलब मैक्सिमा की पोजीशन है, इस पे डैश लगा रहे हैं, यानी मिनिमा की विड्थ आएगी। इसमें से इसको माइनस करेगा तो देख लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ जाएगा, ये कट जाएंगे, तो बीटा डैश इक्वल टू जिसको जिससे मर्जी माइनस कर दे यार, ये क्या आ रहा है, हर बार क्या आ रहा है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी आ रहा है। समझ में लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, कंटिन्यूटी में चलोगे सब कुछ समझ में लगेगा। ये एक्सप्रेशन मैक्सिमा पोजीशंस को माइनस करके आई है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है आपको, फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा। दिस इज फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा। भाई लिख लिया, हाँ जी बेटा यहां तक नोट करो, ओके। इससे अगली बात, नोट फिर से डाल दो, ये तो बीटा डैश निकाल ली ना, फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा, नोट फिर से डाल लो और लिख लो द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा पोजीशंस। लिखो दोबारा भाई, मैं इसी को लिख रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव, कौन सी भाई, मिनिमा पोजीशंस गिव्स विड्थ ऑफ मैक्सिमा। पूरा लिखो भाई, गिव्स विड्थ ऑफ मैक्सिमा। मिनिमा पोजीशन को माइनस करोगे मैक्सिमा आएगा, दैट इज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि बीटा, यानी बीटा ऑब्टेन करनी है तो कंसेक्यूटिव मिनिमा पोजीशंस को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है जी। तो कंसेक्यूटिव मिनिमा पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको किसकी फ्रिंज विड्थ मिलेगी, मैक्सिमा की, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की, यानी कि बीटा मिलेगी। अब चेक करते हैं यार, 2 कंसेक्यूटिव को माइनस कर, y2 डैश में से y1 माइनस कर, देख क्या आता है, लैम्डा डी बाई डी कॉमन है, चेक कर, इसको इससे माइनस करेगा तो लैम्डा डी बाई डी तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 3/2 - 1, भाई 3/2 - 1 यानी 1.5 - 1, ठीक है, 3/2 - 1 नहीं, 3/2 लैम्डा डी बाई डी कॉमन आ गया, 3/2 - 1/2 है, माफ करना भाई, 3/2 - 1/2 है वो। अब 1.5 में से आधा गया तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, लैम्डा डी बाई डी। तो भाई साफ साफ सी बात है, इसको इससे माइनस करो तो आंसर लैम्डा डी बाई डी आएगा, इसको इससे माइनस करो तो भी आंसर लैम्डा डी बाई डी आएगा। चेक कर लेना भैया, इसको इससे माइनस करो तो भी लैम्डा डी बाई डी आएगा, आखिरी वाले को उससे पीछे वाले से माइनस कर दो तो भी आंसर लैम्डा डी बाई डी ही आएगा। तो yn डैश को अगर yn - 1 डैश करते हो, करके देख लेना भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं, रिजल्ट क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी आएगा। तो थोड़ी देर पहले बीटा डैश निकाला था, अब क्या निकल गया, बीटा निकल गया। बीटा क्या है, इट इज फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा, वो थी फ्रिंज विड्थ ऑफ मिनिमा, ये क्या है, फ्रिंज विड्थ ऑफ मैक्सिमा मेरे भाई, ओके। अब जरा रिजल्ट चेक करना
कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है उनकी जो फ्रिंज विड्थ है वो अलग अलग आई है कि सेम आई है। थोड़ी देर पहले यहीं पर बीटा डैश लिखा हुआ था हमने, है ना, थोड़ी देर पहले यहां पे बीटा डैश की वैल्यू लिखी हुई थी ना, तो बीटा डैश की वैल्यू भी तो यही आई थी, लैम्डा डी बाई डी, और बीटा की वैल्यू भी यही आई है, लैम्डा डी बाई डी आई है। तो कहने का मतलब क्या निकला कि फ्रिंज विड्थ चाहे मैक्सिमा की ढूंढ रहे हो भाई, चाहे मिनिमा की ढूंढ रहे हो, चाहे डार्क फ्रिंज की ढूंढ रहे हो, चाहे ब्राइट फ्रिंज की ढूंढ रहे हो, फ्रिंज विड्थ क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा, फ्रिंज विड्थ रिमेन्स सेम। तो आगे फिर नोट डाल सकते हो मेरे भाई, डाल लो, क्या दिक्कत है। हमने देखा कि बीटा और बीटा डैश तो सेम ही है, तो ऐसे में हम YDSE में कोई ज़्यादा इनमें विदकरा करते ही नहीं है, हम सीधा ये बोल के चलते हैं कि जी फ्रिंज विड्थ जो है वो कितनी आई, लैम्डा डी बाय डी आती है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। ओके, अब इसमें वो बाकी चीजें चलो दिख ही नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कई बार आ जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है ना, अब रेड की जगह वॉयलेट यूज कर ली, ब्लू की जगह ग्रीन यूज कर ली, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी है। स्क्रीन जितना ज्यादा दूर रखोगे उतनी ही फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगी, फीकी होती जाएगी लेकिन बड़ी होती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, जितना स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा उतनी ही फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, ये याद रखना है। ओके, अब यहां पर एक और पॉइंट है कि बेटा जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ याद करो, हमने कभी बोला होगा कि एक बार वेव पैदा हो गई तो जन्म से लेकर मरण तक उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ सकता, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम्ब। अब इसका मतलब समझ लेना, यानी जन्म से मरण तक फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकती, मगर मेरे भाई स्पीड तो चेंज होती है, तो उसी कारण वेवलेंथ तो चेंज होती है। v बाय न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, v बाय लैम्डा। अगर मीडियम चेंज कर दोगे स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज करने से वेवलेंथ चेंज होती है, बताया हुआ है तुम्हें। अगर मान लो लाइट जो है वो पानी में घुस जाए तो पानी में स्पीड कम हो जाती है, तो पानी में वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। आपको बता रखा है हमें कि एक म्यू के साथ रिलेशन बनाई हुई है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय v होता है। c क्या है, वेलोसिटी इन वैक्यूम, लैम्डा क्या है, वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। यहां से हमने देखा कि मीडियम आ जाने से वेलोसिटी जो है म्यू टाइम्स कम हो जाती है, देख v इक्वल टू सी बाय म्यू। तो ये भी याद रख ले कि किसी मीडियम में इमर्ज कर देने से वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पुरानी बात है, आराम से तसल्ली से पॉइंट समझो। तो बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि मीडियम चेंज करने से स्पीड कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, म्यू टाइम्स। तो यार वेवलेंथ भी कम हो जाती है, कितने टाइम्स, म्यू टाइम्स। वैक्यूम में अगर वेवलेंथ थी लैम्डा वी, वी फॉर वैक्यूम, तो यार उसको किसी मीडियम में इमर्स कर दोगे लाइट को, तो वेवलेंथ म्यू टाइम्स कम हो जाएगी। अब यहां क्यों बता रहा हूं, यहां भाई इसलिए बता रहा हूं, कई बार सवाल आ जाता है, ले सवाल ही लिख ले कि व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विड्थ इफ होल apparatus of YDSE is immersed in water
आ गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बीटा, इफेक्ट ऑन बीटा व्हेन होल ऑपरेटर इज इमर्स्ड इन वाटर, या उसने बोल रखा इमर्स्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा। अब तुम्हें पता है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा है ना। तो भाई पानी में इमर्स करने से वेवलेंथ अगर म्यू टाइम कम हो जाती है तो बीटा भी म्यू टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। कैपिटल डी स्मॉल डी को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप ही डाल दिया ना उसमें। तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होना था कि बीटा विल बिकम बीटा बाय म्यू, म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ओके जी। अब एक लास्ट पॉइंट और है भाई, अब उसको छोड़ नहीं सकते, बीच में कराएंगे। एक लास्ट पॉइंट और है। हमने इस पूरे आर्टिकल में दो बातें की, एक तो पोजीशंस निकालनी मैक्सिमा मिनिमा की, कि पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, दूसरा फिर फ्रिंज विड्थ भी निकाल ली। अब कई बार ना यार एंगुलर विड्थ मांगता है, एंगुलर विड्थ ध्यान से समझना, 5-7 मिनट ही लगाएंगे। एंगुलर विड्थ, ओके। अब स्क्रीन पर पैटर्न बन रहा है, ठीक है जी। अब पैटर्न बन रहा है, मैक्सिमा बन रहे हैं, मिनिमा बन रहे हैं, तो उनकी जो भी है विड्थ वगैरह भी आ रही है, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर ली कि ऐसे ऐसे ये क्या है जी, फ्रिंज विड्थ है, कर ली यार, ठीक है। अब अगली बात ये है कि कई बार वो ना फ्रिंज विड्थ की बजाय एंगुलर विड्थ मांगता है। ध्यान से सुनना, ये यार स्क्रीन है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। वो जो स्लिट स्क्रीन काफी क्लोज है, स्क्रीन पर कहीं पर भी मैक्सिमा बना, मान लो मैक्सिमा, ठीक है। अब बेटा मान लो ये कोई सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, ये मैक्सिमा बना, ये ठीक है जी। ये जो चीज है ये तो क्या है, विड्थ है ना, फ्रिंज विड्थ, कितनी दूर तक मैक्सिमा फैला या कितनी दूर तक मिनिमम, कोई भी मैक्सिमम लगा ले, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, कोई भी मैक्सिमम लगा ले। ये बीटा है ना, लैम्डा डी बाय डी, ये विड्थ हो गई। लेकिन यार लाइट तो यहां से फैल रही है ना, तो अगर ये विड्थ है तो ये जितना का एंगल कवर कर रही है इसको हम बोलेंगे एंगुलर विड्थ। बात को समझो कि भाई वो स्क्रीन है, स्क्रीन पे इतने पोर्शन में, स्क्रीन पर इस पोर्शन में मान ले मैक्सिमा फैला हुआ है, लेकिन यार ओरिजिनेट तो एक पॉइंट से हो रहा था ना, ओरिजिनल तो एक पॉइंट से हो रहा था, ये बड़े क्लोज से पॉइंट होते हैं। अब यहां से आते आते लाइट फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है, फैल गई, इतने पोर्शन पे फैल गई, तो ये जितने जो बीच का एंगल बना वो क्या हो गया, एंगुलर विड्थ। सिंपल सी बात है कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर इस पोर्शन में मैक्सिमा फैल गया या मिनिमा फैल गया। भाई यहां से लाइट ओरिजिनल जो गया ऐसे 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 जा रही थी ना, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक जब ये जाके स्क्रीन पे टच होगा, यहां पे ऐसे, ये पोर्शन जो है ये मैक्सिमा है, लेकिन यार ओरिजिनेट तो यहां से हुई ना, इसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ, ठीक है। उम्मीद है समझ में लगा होगा कि यहां से लाइट फैलते हुए जा रही है, ये फ्रिंज विड्थ हो गई, ये क्या होगी, एंगुलर विड्थ। सिंपल सी बात, ये जो डिस्टेंस है ये स्लिट प्लेन है, ये स्क्रीन है, ये कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है, ओके। ये बड़ी क्लोज से होते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये कैपिटल डी लगभग सेम मानकर मैं यहां पे लगा दूंगा थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क
अपॉन रेडियस वाला फार्मूला लगा दूंगा। थीटा क्या है बेटा? इट इज एंगुलर विड्थ लेंथ ऑफ आर्क की जगह पे बीटा आ रहा है, और रेडियस में से ये लेना चाहिए था, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल डी आ जाएगा। मतलब एंगुलर विड्थ इक्वल टू बेटा बीटा कितना निकाला हुआ है? लैम्डा डी बाय डी। ये बीटा की वैल्यू है मेरे भाई, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाय डी, और नीचे क्या है? कैपिटल डी। ये कैंसिल हो गया। थीटा इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा बाय डी। भाई लास्ट पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना कि एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय डी है। अभी ना कई बार सवाल आता है पागल बनाने वाला, वो कहेगा कि ऐसे ऐसे जी हमने स्मॉल डी डबल कर दिया, क्या कर दिया? डबल कर दिया। फिर पूछेगा कि फ्रिंज विड्थ को क्या फर्क पड़ेगा? हमें पता है फ्रिंज विड्थ में ये नीचे है, तो हम बोलेंगे भैया स्मॉल डी को डबल करेगा तो फ्रिंज विड्थ जो है आधी रह जाएगी। या वो कह देगा स्मॉल डी को डबल कर दिया, एंगुलर विड्थ में क्या फर्क पड़ेगा? एंगुलर विड्थ भी आधी रह जाएगी डबल करेगा तो। वो वेवलेंथ पे पूछ लेगा कि वेवलेंथ को चेंज करोगे तो एंगुलर विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, या इस पे फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कभी कोई कह देता है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन इज डबल्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर विड्थ, मतलब व्हाट इज चेंज इन एंगुलर विड्थ? बेटा अगर उसने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड सेंटर ऑफ द स्क्रीन या स्क्रीन में चेंज किया है, अगर तो वो फ्रिंज विड्थ बोलता है, देख तो चेंज आएगा। अगर वो एंगुलर विड्थ बोलता है तो एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी नहीं रहा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। वो कह देता है कि स्क्रीन को हमने डबल डिस्टेंस पे कर दिया, एंगुलर विड्थ बता। हमारे माइंड में ये फार्मूला याद आता है, इसके हिसाब से हम एंगुलर विड्थ में ये चेंज आया तो ऐसे ऐसे करके चेंज आ जाएगा, कह देते हैं। लेकिन बेटा अगर एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है तो वो कैपिटल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स के इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना है इस पॉइंट पे। तो बेटा यार आज के लेक्चर को यहीं पे फिर हम क्लोज करेंगे। छोटी मोटी बातें अगर कुछ रह गई होंगी वो लाइव क्लास में डिस्कस हो जाएंगी या फिर न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है जी। तो करो यार, पूरा YDSE करते करते मुझे लगता है 4 से भी ज़्यादा लेक्चर, 4-5 लेक्चर तो पूरा इंटरफ्रेंस करते करते लगे। YDSE के 3 लग गए और इंटरफ्रेंस मिला के मेरे ख्याल से 5 लेक्चर हमने इंटरफ्रेंस पे लगा दिए, लेकिन तसल्ली से करा दिया यार सब कुछ, और तुमने भी तसल्ली से इसको कर लेना है। तो आज का लेक्चर क्लोज्ड है, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। काम अपना करो, न्यूमेरिकल थोड़ा सा खींच लो जी, ठीक है जी। फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।